प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत। बेटा, प्लेटो का शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत समझें हम, या प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत समझें हम, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है बेटा, वो ये है कि प्लेटो ने दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए, अब ज़रा ध्यान देंगे यहाँ, क्या दार्शनिकों के शासन को, बुद्धिमान लोगों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए दो बातों पर मुख्य रूप में बल दिया। पहली बात क्या है? आम नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, क्या जनसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था, और दूसरा संरक्षक वर्ग के लोगों के लिए साम्यवाद की व्यवस्था। इसका क्या मतलब है? प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए हैं समाज के, मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको 3 वर्ग, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को एक नाम देता है संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग। तो प्लेटो दूसरी व्यवस्था ये करते हैं, क्या करते हैं कि जो संरक्षक वर्ग होगा, मतलब जो दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होगा, इनको संपत्ति और परिवार से अलग रखा जाएगा। मतलब दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लोग या संरक्षक वर्ग के लोग ना तो स्थायी रूप में विवाह करेंगे और ना ही संपत्ति रखेंगे। ये लोग सोने और चांदी को तो हाथ तक भी नहीं लगाएंगे। अब जरा आप तुलना कीजिएगा, अगर आज की बात हम लेंगे तो विपरीत मिलेगा। आज राजनीति में जाते हैं किसके लिए हैं? एक से अधिक विवाह करने के लिए, और सोने चांदी की तो बात ही क्या है, इनका तो मूल लक्ष्य ही संपत्ति प्राप्त करना होता है। जबकि प्लेटो मना कर रहा है कि दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह भी नहीं करेगा और संपत्ति भी नहीं रखेगा। तो प्लेटो दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए 2 बातों पर बल देता है। एक तो क्या? शिक्षा की व्यवस्था अर्थात शिक्षा प्रणाली, और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत। अब जरा गौर कीजिएगा, आज हम इसकी पहली बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या? शिक्षा प्रणाली की या शिक्षा व्यवस्था की। देखो बेटा, प्लेटो ने वास्तविक रूप में अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाई जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य की स्थापना जब हो जाएगी तो उसमें दार्शनिक शासकों का शासन होगा। लेकिन दार्शनिक शासकों का शासन कैसे हो, दार्शनिक शासक कैसे तैयार किए जाएंगे? तो इसके लिए इन्होंने जो है शिक्षा व्यवस्था दी है, अपना शिक्षा प्रणाली दी है, अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया है। और शिक्षा प्रणाली को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने कहा है, क्या कहा है? अब जरा समझना है आपको बेटा। प्लेटो ने कहा है कि भाई जिन बच्चों का जन्म होगा, अब जरा गौर कीजिएगा, जिन बच्चों का जन्म होगा उन बच्चों की परवरिश राज्य करेगा। अब जब राज्य उनकी परवरिश करेगा तो 1 से 10 वर्ष तक, अब जरा गौर कीजिएगा, 1 से 10 वर्ष तक बच्चों को खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी। मतलब 10 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी। जो मुख्य पाठ्यक्रम सिलेबस होगा वो खेल कूद होगा, क्योंकि प्लेटो ये चाहता था कि 10 वर्ष की आयु तक, अब जरा ध्यान देंगे, 10 वर्ष की आयु तक बच्चे को खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। तो इससे बच्चे का शारीरिक सुदृढ़ता मजबूत होगी, शारीरिक दृष्टि से बच्चा मजबूत होगा। और जब शारीरिक दृष्टि से बच्चा मजबूत होगा तो उसे औषधियों की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब है कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्लेटो ने कहा है कि मेरे राज्य में मुझे औषधालयों की, अस्पतालों की कोई आवश्यकता नहीं है। किस कॉन्फिडेंस से कहा है प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंतर्गत कि मेरे आदर्श राज्य में मुझे औषधालयों की जरूरत नहीं होगी? क्यों? क्योंकि 10 वर्ष की आयु तक बच्चों से व्यायाम कराया जाएगा, खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी। क्या? खेल कूद की शिक्षा दी जाएगी। इससे बच्चे शारीरिक रूप में सुदृढ़ होंगे, बलशाली होंगे, इसलिए वो कभी बीमार नहीं होंगे तो औषधियों की जरूरत नहीं होगी, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, औषधालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 10 वर्ष तक की शिक्षा दे दी। इसके बाद में बेटा 11 वर्ष से, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को
क्या 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी। ज़रा समझिएगा आप कितने सिस्टेमैटिक तरीके से प्लेटो अपनी शिक्षा का सिद्धांत दे रहा है। 15 वर्ष की आयु तक संगीत की शिक्षा दी जाएगी, और संगीत की शिक्षा दी जाएगी तो इससे बच्चों की मानसिक मृदुलता का विकास होगा। मानसिक रूप में बच्चे मधुर बनेंगे, मधुर वाणी के बनेंगे, मृदुल व्यवहार होगा। और इसी के साथ में जब बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी तो संगीत से बच्चों की मानसिकता का विकास होगा, और जब मानसिकता का विकास होगा तो बच्चे किसी भी रूप में अपराध नहीं करेंगे। अपराध नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में कारागार की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि मेरे आदर्श राज्य में मुझे ना अस्पताल की ज़रूरत है ना कारागार की ज़रूरत है। ज़रा देखिएगा कितने व्यवस्थित रूप में शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, पाठ्यक्रम सिलेबस कैसे रखा गया है। अब 15 वर्ष तक क्या दिया जाएगा, संगीत की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन साथ संगीत की शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन संगीत में अश्लीलता नहीं होगी आधुनिक युग की तरह। आधुनिक युग के जो संगीत होते हैं उनमें अश्लीलता कितनी भरी पड़ी है, जरा गौर कीजिएगा। जबकि प्लेटो ने कहा कि मेरे आदर्श राज्य के अंतर्गत अश्लीलता के लिए, अश्लील चलचित्र के लिए, अश्लील संगीत के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और आज के आधुनिक राज्यों में बिना अश्लीलता के मन नहीं लगता है। अश्लील चलचित्र संगीत के बिना कहते हैं कि हम आधुनिक युग में फिर कहाँ प्रवेश करेंगे। ये मॉडर्न युग है, आधुनिक जमाना है, आधुनिक जमाने में सब चलता है, सब चलता है तो फिर अपराधों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता है निश्चित। अब 15 वर्ष तक शिक्षा दे दी किसकी, संगीत की। अब संगीत की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को गीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से गणित, इतिहास और विज्ञान की शिक्षा भी दी जाएगी, लेकिन संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, जिससे कि बच्चों में गणित, इतिहास और विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो जाए। अब 15 वर्ष तक शिक्षा दे दी बेटा। इसके बाद में 16 से 20 वर्ष तक, आप नोट करते जाएंगे आप, 16 से 20 वर्ष की आयु तक बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। क्या बेटा, नैतिक शिक्षा दी जाएगी। और 20 वर्ष तक शिक्षा देने के बाद में पहली महान परीक्षा होगी। मतलब 20 वर्ष की शिक्षा देने के बाद में अब एक पहली परीक्षा होगी, महान परीक्षा होगी, सभी की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के अंतर्गत, ध्यान दें, इस परीक्षा के अंतर्गत जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे, जो पास नहीं होंगे, वो मिस्त्री, किसान, क्या बेटा, मिस्त्री, किसान, कामगार बन जाएंगे। ठीक है। और जो इसमें पास हो जाएंगे, 20 वर्ष की आयु पर जो परीक्षा हो रही है, इसमें जो पास हो जाएंगे उनको आगे 21 से 30 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। और 21 से 30 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाएगी, इस शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाएगी। 30 वर्ष तक जब शिक्षा दे दी जाएगी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष तक जब शिक्षा दे दी जाएगी तो इसके बाद में फिर दूसरी महान परीक्षा होगी। 30 वर्ष के बाद में दूसरी महान परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो पास हो जाएंगे वो 31 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे। और जो 30 वर्ष की आयु पर परीक्षा होती, इसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो सहायक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। सहायक वर्ग का मतलब सैनिक वर्ग। 3 वर्ग बताए ना प्लेटो ने, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। वो सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। और जो पास हो गए वो 31 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे। और दर्शन शास्त्र की शिक्षा 35 वर्ष तक प्राप्त करने के बाद में फिर जो है इनको 15 वर्ष तक, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मतलब जो है फिर इनकी परीक्षा होगी, फिर इनकी परीक्षा होगी। अब यहाँ जो इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो जो है आगे 15 वर्ष तक सांसारिक जीवन में खुले छोड़ दिए जाएंगे। सामाजिक समस्याओं के थपेड़े खाएंगे, सामाजिक समस्याओं की जानकारी लेंगे। और उसके बाद में फिर परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे, उस परीक्षा में 50 वर्ष की आयु के बाद में महान परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे
वो जो है दार्शनिक शासक बन जाएंगे, राज्य के शासक बन जाएंगे, और जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे, वो सहायक वर्ग में ही सम्मिलित हो जाएंगे। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में दार्शनिक शासक का निर्माण होता है। अब जरा देखिएगा, इतनी लंबी अवधि तक 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा दी जाएगी, सब परीक्षाओं में वो पास होगा। उसके बाद में 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, सांसारिक समस्याओं के थपेड़े खाएगा, और 15 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में 35 वर्ष तक वो शिक्षा ले ली। इसके बाद में परीक्षा होगी, इस परीक्षा में सफल हो जाएगा तो दार्शनिक शासक बन जाएगा, अन्यथा वो जो है सैनिक वर्ग में, सहायक वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है कि प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है, भाई 1 से 10 वर्ष तक जो है खेलकूद की शिक्षा दी जाएगी, 11 से 15 वर्ष तक जो है मैं कहूँगा कि संगीत की शिक्षा दी जाएगी, 16 से जो 20 वर्ष तक इसमें नैतिक शिक्षा दी जाएगी, फिर 20 वर्ष के बाद में परीक्षा हो जाएगी। जो पास हो जाएंगे वो 21 से 30 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो विफल हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, वो मिस्त्री, कामगार, मजदूर बन जाएंगे। अब 21 से और जो है 30 वर्ष तक की शिक्षा ली जाएगी। किसकी शिक्षा दी जाएगी? शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाएगी। 30 वर्ष तक की शिक्षा देने के बाद में फिर एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो पास हो जाएंगे वो 31 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्रिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो विफल हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे, वो सहायक वर्ग में, मतलब सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। अब 31 से 35 वर्ष तक जो दर्शन शास्त्रिक शिक्षा दी जाएगी, दर्शन शास्त्रिक शिक्षा देने के बाद में 15 वर्ष तक उनको जो है सामाजिक समस्याओं के थपेड़े खाने के लिए यथार्थ जीवन में खुला छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद में फिर इनकी परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में जो सफल हो जाएंगे वो दार्शनिक शासक बन जाएंगे, राज्य के शासक बन जाएंगे, और जो विफल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, वो जो है सहायक वर्ग में, मतलब सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। तो कहने का भावार्थ ये कि 35 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में दार्शनिक राजा का निर्माण होता है। अब आधुनिक युग के संदर्भ में हमें ये सीखना है कि प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था की बात की है कि भाई राजनेताओं का निर्माण इतनी लंबी प्रक्रिया के माध्यम से होगा, शिक्षा की इतनी लंबी प्रक्रिया होगी, उसके बाद में राजनेताओं का निर्माण होगा, एक सफल राजनेता का निर्माण होगा। तो आधुनिक युग में मुझे बताइएगा, क्या किसी विधायक, सांसद के लिए, किसी मंत्री के लिए इस तरह की शिक्षा का व्यवस्था की गई है? नहीं की गई है ना। तो इसीलिए राज्य में अपराधों की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब तक मैं दावे के साथ कहता हूं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक युग में नहीं अपनाया जाएगा, तब तक किसी भी राष्ट्र और राज्य के अंतर्गत अपराधीकरण को दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम सफल राजनेता, बुद्धिमान राजनेता का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम एक विवेकवान शासक का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, हम एक बुद्धिमान शासक का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, हम ज्ञान की संप्रभुता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, हमने शिक्षा की व्यवस्था इस रूप में नहीं की है जिससे कि जो विधायक और सांसद है इनको पूर्ण रूप में ज्ञानी बनाया जाए, पूर्ण रूप में विवेकवान, विद्वान बनाया जाए। ऐसी हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। आधुनिक युग के अंतर्गत तो जनता के सामने जाएगा, वोट लीजिएगा और विधायक, सांसद, मंत्री बनिएगा। तो ये कोई राज्य में अपराधों को दूर करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था थोड़ी ही ना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटो ने जो अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया है, शिक्षा का सिद्धांत आधुनिक युग में ज़्यादा सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि प्लेटो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि 10 वर्ष तक व्यायाम की शिक्षा दो जिससे कि बच्चे बीमार नहीं होंगे, 15 वर्ष तक संगीत की शिक्षा दो जिससे कि बच्चे अपराधी नहीं बनेंगे, उसके बाद में 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा दो, 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा दो। नैतिक शिक्षा देंगे तो ये चरित्रहीन नहीं बनेंगे। आज की मुख्य कमी विद्यार्थियों में चरित्रहीनता की है, शिक्षकों में भी चरित्रहीनता है, विद्यार्थियों में भी चरित्रहीनता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम सही नहीं है, सिस्टेमैटिक तरीके से हमने अपना सिलेबस तय नहीं किया है। कहते हैं कि प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर है, तो बच्चों को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं हम? किस मापदंड के आधार पर आप उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं? क्या केवल कुछ प्रधानमंत्रियों के, मंत्रियों के नाम रटाने से और आप राज्य व्यवस्था को सुधार सकते हैं? हरगिज नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो अपना पाठ्यक्रम बताया, उस पाठ्यक्रम को आधुनिक युग में यदि अपना लिया जाए तो विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानी राजनेताओं का निर्माण किया जा सकता है। और जब राजनीति में बुद्धिमान और विवेकवान लोग होंगे तो डेफिनेटली एक आदर्श राज्य की स्थापना करने से कोई रोक नहीं सकता। आज जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है क्या कि अपराधियों की अंतिम शरणस्थली राजनीति है। ये रटा जाता है, बच्चों को भी रटाया जाता है कि अपराधियों की अंतिम शरणस्थली राजनीति है। गलत, इसको बदलो।
मैं तो ये कहूँगा कि बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली राजनीति होनी चाहिए। अपराधियों की अंतिम शरणस्थली राजनीति होगी। जब राजनीति को आपने अपराधियों की अंतिम शरणस्थली बना दिए तो फिर राज्य व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं आप? हरगिज नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि बुद्धिमान लोगों की, ज्ञानवान लोगों की, ज्ञानी लोगों की अंतिम शरणस्थली राजनीति होनी चाहिए कि जितने भी विवेकवान बुद्धिमान लोग हैं उनको राजनीति में शरण दी जानी चाहिए, और जितने भी अपराधी लोग हैं उनको राजनीति से बाहर निकाल फेंका जाना चाहिए। जिस दिन प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक रूप दे दिया जाएगा, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति में अपराधीकरण दूर हो जाएगा और बुद्धिमान ज्ञानी लोगों के हाथों में शासन आएगा, सत्ता आएगी, राजनीति आएगी। मैं ये कहूँगा कि अकल के अंधे लोगों के हाथों में राजनीति हरगिज नहीं होनी चाहिए, और अकल के अंधे लोगों के हाथों में राजनीति ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता बताया है प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के द्वारा। तो आपको मैं अंत में कहना चाहूँगा कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आधुनिक युग में सार्थक है, और जब तक प्लेटो ने जो अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया है, जो पाठ्यक्रम प्लेटो ने रखा है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर राजनेताओं का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीति में सुधार नहीं हो सकता, अपराधीकरण को कम नहीं किया जा सकता। आज जो चरित्रहीनता है उस चरित्रहीनता को दूर नहीं किया जा सकता। आज जो मासूम बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा भी, शिक्षकों के द्वारा भी, तो इससे बड़ा दुख और कुछ हो भी नहीं सकता। तो मैं ये कहूँगा कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में जो व्यवस्था की उस व्यवस्था को अपनाइए तो सही। आप अगर पाठ्यक्रम में इन बातों को स्थान दे दिया जाएगा तो हमारा राज्य एक आदर्श राज्य बन सकता है। पूरी दुनिया में एक आदर्श विश्व राज्य की स्थापना की जा सकती है, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन दुनिया में से युद्ध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और एक राज्य में ऐसा कर दिया जाएगा तो उस राज्य में सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। ये निश्चितता है। तो बेटा ये हो गया। अब इसमें बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में, सार रूप में, गागर में सागर भरने वाली जितनी भी बातें थी वो सब आपको बता दिए। मुझे विश्वास है आप जो है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।